यहाँ लिख रहा बात उत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। पहले परिभाषा पढ़ लो। बाष्प उत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अब दो ट्रिक देखो, ये लिख रहा बाष्प यानी जल, लिख रहा बाष्प यानी जल, उत्सर्जन में निकलना, यानी बाष्प का निकलना, कहाँ से निकलना, ये लिख रहा बा, और ये भी क्या बा है ना। और बाष्प उत्सर्जन किसका कहाँ से होता है, पौधों से होता है। ये लिख रहा बा, ये लिख रहा बा, तो पौधों के बा यानी हिस्सा आगा, देखो फिर से उत्तर आगा, पौधों के बाह्य भागों से, बाष्प यानी जल, पौधों के वायवीय भागों से जल के रूप में उत्सर्जन माने हानि, पौधों के वायवीय भागों से जल के रूप में होने वाली हानि को ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखो बा यानी वायवीय, पौधों के बा यानी वायवीय भागों से, बाष्प यानी जल, उत्सर्जन माने उत्सर्जन, पौधों के वायवीय भागों से होने वाले उत्सर्जन को ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो इसके कारक, ताप में वृद्धि, देखो प्रकाश की तीव्रता, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दूंगा, सपोज छोड़ो, यदि मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दूं तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो बाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा ना, होगा यानी पानी अधिक मात्रा में उड़ेगा। अब देखो ये लिख रहा तापमान, क्या लिख रहा तापमान, देखो यदि मैं ताप बढ़ाऊँगा, यदि मैं किसी चीज़ को ताप बढ़ाऊँगा तो गर्मी अधिक होगी, और गर्मी का अधिक हुई तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बाष्प बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा। देखो वायुमंडलीय ताप बढ़ाने पर बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वायु गति, देखो हवा बहुत तेज चलेगी, कपड़े जल्दी सूखेंगे, देखो हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, यानी बाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा। देखो तापमान अधिक होगा, देखो तापमान अधिक होगा तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। और देखो वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता क्या, नमी कम होगी तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। देखो यदि कपड़ों में नमी कम, देखो इसके कम होने बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जब नमी कम होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, तो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। आगे समझ में ये ले रहा, पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम लिखिए। पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण, देखो ये क्या, भोज्य यानी भोजन, भोजन को हम लेते हैं, किस में लेते हैं, हम लेते हैं प्लेट में लेते हैं, किस में लेते हैं, प्लेट में। भोजन को हम किस में लेते हैं, प्लेट में। यदि मैं इस मे को बना दूँ टे, तो क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। तो इससे क्या इंडिकेशन है, पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी भोजन को लेना वाले भाग को क्या कहते हैं हम, प्लेट यानी पिलोयम, होगा याद। रुधिर, देखिए प्रश्न देखो क्या लिख रहा है, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। देखो रुधिर में एंटीजन यानी प्रतिजन, रुधिर में एंटीजन प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका कला पर पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा पाई जाती है, प्लाज्मा में। अब देखो ट्रिक इसकी, ये रुधिर यानी धर, ये क्या धरना कौन देते हैं, जन यानी लोग बाग, और कहाँ देते हैं, लाल किले पर देते हैं, लाल किले पर। तो कहाँ देते हैं, धरना देते हैं आदमी, यानी धरना देते हैं कौन, जन यानी एंटीजन, कहाँ पर, किले पर यानी लाल किला। तो याद होगा, किले से याद हो जाएगा कोशिका। अब देखो आ गए, ये क्या, प्रतिरक्षा यानी रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना। तो रक्षा करने के लिए क्या बनाते हैं हम, बॉडी, और बॉडी कहाँ बनाते हैं हम, जिम में, जिम ये ना जिम। तो प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी आवे तो भी क्या बनेगा, प्लाज्मा बनेगा। प्रतिरक्षा भी आए, इसका बनेगा प्लाज्मा, यानी बॉडी यानी रक्षा करना। रक्षा करने के लिए क्या बनाते हैं, बॉडी का बनाते हैं हम जिम में, जिम होगा याद तुम्हें, ये भी होगा। देखो अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए, किसमें, अमीबा में। देखो पढ़ लो परिभाषा, तो पढ़ो, अमीबा में पोषण, एक कोशिकीय अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता। सामान्यतः अमीबा सामान्यतः कूट पादों की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अब देखो ट्रिक्स है, ये ले रहा अमीबा, यानी पहला अक्षर क्या है इसका, ए, पहले अक्षर का देखो हम जैसे लिख दूँ 1 2 ई, ऐसा लिख दूँ मैं। पहला अक्षर क्या, पहला ए, यानी पहला यानी एक, पहला अक्षर कौन सा, एक, दूसरा यानी दो में अक्षर कौन था, आ, तो पहला अक्षर कौन सा, ए, तो ये क्या होगा, एक, क्या होगा, पहला अक्षर यानी ए, तो इसमें क्या होगा, एक कोशिकीय अमीबा, एक कोशिकीय अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। अब यहाँ देखो
ये बना दूँ मैं, ये करना अमी बनना अमीबा, यहाँ बना दूँ ख, पढ़िए इसका ए मुख, ए मुख, जिसके पास मुख नहीं है वो क्या होता है अमुख। तो अमीबा के पास मुख नहीं होगा, अमीबा यानी एक कोशिकीय है, ए मुख यानी अमीबा के पास कोई मुख नहीं होगा, क्या करने के लिए, भोजन करने के लिए। तो भोजन ग्रहण करने के लिए इसके पास कोई मुख नहीं होगा। जो आदमी मुंह से भोजन नहीं करता तो किससे भोजन करेगा, पैरों से भोजन करेगा। सोचने वाली बात है, जो आदमी मुंह से भोजन नहीं करता तो भोजन किससे करेगा, पैरों से करेगा। तो यानी अमीबा सामान्यतः पैरों से भोजन करता है, यानी अमीबा सामान्यतः पैरों से भोजन ग्रहण करता है। हो गया याद। अब ये देखो, ये चित्र है, इसे एक बार पढ़ लें, देख लो चित्र बनाइए, ये देखो चित्र बना दिया उल्टा सीधा था, तुम्हारा आंसर पूरा नंबर मिल जाएंगे इसमें। देखो तो मैं लिख रहा था पेपर में, ये वाली परिभाषा यानी है एक कोशिकीय अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता। अमीबा सामान्यतः कूट पादों की सहायता से भोजन करता है। पेपर में दिक्कत ये आना, लेकिन तुम्हें याद कैसे रहेगा, तुम्हें याद ऐसा रहेगा कि तुम्हें लिखना क्या था इसमें। ए फॉर अमीबा यानी एक कोशिकीय, दूसरी बात ए मुख यानी उसके पास कोई मुख नहीं होता, मुख नहीं होता तो पैरों से भोजन करता है। तो इस बारे तुम इस चीज़ को तुम ध्यान रख सकते हो पेपर में, तुम बड़े प्यार से ध्यान रख सकते हो कि हमें ये चीज़ ही पेपर में लिखनी है। तुम कन्फ्यूज नहीं होगे फिर कि हमें कभी तुम किसी और पर्सन का इसमें पे लिया हो, गलत हो जाएगा सवाल फिर। बस ये चीज़ किस लिए तुम्हें ध्यान रखने के लिए कि तुम्हें क्या क्या लिखना है इसमें, और लिखना तुम्हें यही है जो किताब में दे रखा है। कभी वो लिखे और ट्रिक ही लिखे आओ तो गलत हो जाएगा, बट ट्रिक तुम्हारी किस लिए काम आएगी, बस तुम्हें सोचने के लिए तुम हमें इसमें लिखना क्या था। ओके, अब देखते हैं आगे। यहाँ लिख रहा पर्सन पढ़ो, पादप में यानी पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, और रसारोहण किसे कहते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, समझाइए। देखो, पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जल तथा जल में घुले खनिजों का अवशोषण पादप जड़ द्वारा करते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल के पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह हमें पेपर में लिख के आनी है। अब देखो ट्रिक, देखो ये लिख रहा जल, क्या लिख रहा जल, और जो इसका परिवहन करा वो भी क्या, जल ही है। देखो जल जल, वो क्या, जल ही है। अब देखो आ गया, ये क्या, खनिज यानी खाना, खाने खाने बाद क्या पीते हैं, पानी, पानी क्या होता है, जल। तो सेकंड इंडिकेशन है, पादपों में जल और खनिज का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। अब देखो जल हमें कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से, और जड़ भी कहाँ होती है, जमीन के अंदर ही होती हैं। तो जल में घुले खनिजों का अवशोषण पादप जड़ द्वारा करते हैं, जड़ द्वारा। देखो जल भी कहाँ होता है, जमीन में, और जड़ भी कहाँ होती है, जमीन में। तो जल जड़ सेम होगा, सिमिलियर, ठीक बात। अब देखो ये जड़ जो होती हैं, जमीन के पानी को कहाँ तक ले जाती है, नल के टोटी तक ले जाती है, टोटी तक यानी ऊपर तक ले जाती हैं। तो ऊपर कौन होती हैं, पौधों में। देखो नल में तो ऊपर क्या होती है, टोटी होती है, लेकिन पौधों में ऊपर क्या होती है, पत्ती होती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल के पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया ही रसारोहण कहलाती है। ये भी तुम्हें याद होगा आराम से, ठीक है। तुम सोच रहे होगे रसारोहण कैसे याद करेंगे। देखो ये रसारोहण पढ़ो, उल्टा पढ़ो, क्या लिख रहा सर, लिख रहा सर यानी सर तक लाने वाली क्रिया ही रसारोहण कहलाती है। पेपर पूछा रसारोहण क्या है, यानी सर तक लाना। अच्छी है, जल को जड़ से सर तक लाना यानी पत्तियों तक लाना। फिर तुम लिखोगे, पेपर में लिखोगे, जल को जड़ द्वारा पत्तियों तक लाने की क्रिया को ही रसारोहण कहते हैं। होगा याद। देखो क्या लिख रहा है, लिख रहा ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं। पल्मानोरी ध्वनि में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है। जो रुधिर वाहिका प्राय शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं, उन्हें ध्वनि कहते हैं। अब देखो ध्वनि रक्त कहाँ से लेकर जाएंगे, धक धक, यानी ध्वनि क्या कर रही है, धक धक कर रही है। तो धक धक कहाँ होती है, हृदय में। तो ध्वनि कहाँ से लेके जाएंगे रक्त को, हृदय से। अब देखो जब ध्वनि हृदय से रक्त ले जाएंगी तो धक धक करेंगे, यानी धक धक यानी करना, यानी पंप करना, धक धक करना यानी पंप करना। और पंप करके क्या करते हैं, हम रक्त को साफ करते हैं। यानी क्या, धक धक करना यानी पंप करना। और पंप कौन करता है, हृदय करता है। पंप करके क्या करते हैं, हम रक्त को साफ करते हैं, साफ क्या करते हैं, पंप करके क्या करते हैं, रक्त को साफ करते हैं। इस मतलब क्या, शुद्ध रक्त ही बहेगा, और कहाँ से बहेगा, हृदय से बहेगा। यानी धक धक कौन करता है, हृदय करता है, धक धक हृदय करता है, और धक धक करेगा तो यानी पंप कराएगा, पंप करेगा तो शुद्ध रक्त बहेगा। भाई ये ध्यान रखना, शुद्ध रक्त को हृदय से निकालना और कहाँ पहुँचाना, बाकी अंगों में पहुँचाना। तो जो रुधिर वाहिकाएँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं, ध्वनि कहते हैं। देखो शुद्ध रक्त
और हृदय ही मेन याद है इसमें, शुद्ध और हृदय। शुद्ध क्यों होगा? ध्वनि धक धक करेगी यानी पंप करेगी, और हृदय क्यों होगा? क्योंकि हृदय हमेशा धक धक करता है, ये आपको याद होगा। अब देखो अब्बाद, तो अब्बाद यानी पल्मोनरी धमनी, यानी पल्मोनरी धमनी जो धमनी नहीं है। ये क्या? पल्मोनरी धमनी यानी जो धमनी नहीं है। धमनी के रक्त बहेगा अशुद्ध रक्त, तो जो ध्वनि नहीं इसमें कैसे रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। कैसे रक्त बहेगा? पल्मोनरी ध्वनि में अशुद्ध रक्त बहेगा, ये भी आपको याद होगा। ठीक है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि होती हैं? 3 जोड़ी। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। अब दोस्तों ध्यान कैसे रखोगे? जोड़ी यानी 2 और 1 मनुष्य, तो 2 रे कितने हो गए? 3 हो गए। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि होती हैं? एक तो मनुष्य, 2 जोड़ी, यानी 2 रे 3 जोड़ी। होगा याद? होगा। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अगर चौबड़क दांतों की संख्या ज्ञात करो तथा इनके कार्य लिखिए। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अगर चौबड़क दांतों की संख्या बताइए, इसे कार्य लिखिए। देखो मनुष्य के जबड़े में कौन से दांत? अग्र चण बड़, कौन से? अग्र चौबड़क। देखो अग्र चौबड़क दांत कितने कितने होते हैं आपके? देखो यहाँ का बनना आगे के, यानी आगे के चौबड़क यानी 4, आगे के 4 दांत, तो क्या होंगे? 4 दांत होंगे। देखो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 4 अग्र चौबड़क होते हैं। देखो प्रश्न में उत्तर है, देखो क्या लिख रहा? आगे के 4 बड़लक, यानी आगे के 4 यानी 4। होगा याद? अब देखो कार्य क्या होते हैं इसके कार्य, देखो। और यहाँ क्या लिख रहा? जबड़ा, जबड़े में है आगे के 4 दांत, और आगे के 4 दांत यानी जबड़े में जो दांत होते हैं अग्र चौबड़क, ये काम करते हैं कुचलने और पीसने का। ये तुम खुद याद कर लेना। ठीक है। वही ध्यान रख लो, पेपर में लिखा है अग्र चौबड़क। देखो प्रश्न में ही देखो, प्रश्न में उत्तर है 4। बताओ गलती किसकी है इसमें? इसकी है ना, प्रश्न वाले की। कुछ और देना चाहिए, ने हमें खुद बता दिया कि इन्हें 4 लिख रहे हैं, हमें 4 लिख दिए हमारी। कितना आसान है। प्रश्न पढ़ो यहाँ, मनुष्य के हृदय में कितने बेसम होते हैं? इनमें सबसे बड़ा बेसम कौन सा है? मनुष्य के हृदय में 4 बेसम होते हैं, बाया नीले, इसमें सबसे बड़ा बेसम है। तो याद कैसे रखेंगे? ये लिख रहा है हृदय, यानी हृदय कैसे लिख रहा है? जैसे वो लिख रहा हो हाथ। हृदय कैसे लिख रहा है? जैसे लिख रहा हो हाथ। कैसे बनना है हृदय? जैसे बनना हो हाथ। और हाथ में क्या होती है? 4 उंगली और 1 अंगूठा, 4 उंगली होती हैं। तो हृदय में क्या होंगे? 4 उंगली, यानी 4 बेसम। कितने बेसम होंगे? 4 बेसम होंगे। सबसे बड़ा बेसम क्या लिख रहा है? सबसे बड़ा, बड़ा 4 बड़ा, और बड़े से क्या है? बाया। देखो सिमिलर वर्ड है ना, बड़ा बाया, तो ये आपको याद रहेगा बाया। और नीले आप याद कर लो बस। बस आपको ये ध्यान रखना, बाया लिखें ये दाया लिखें, बे फॉर बड़ा और बे फॉर बाया। अब बाया तो लिखोगे और ये याद कर लो नीले। ठीक है। हृदय में कितनी होती हैं? हृदय यानी हाथ, हाथ में कितनी उंगली होती हैं? 4 उंगली 1 अंगूठा, 4 4 4। ये भी आपको याद होगा। ठीक है। देखो अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखो। किसमें? अग्नाशय रस में। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। अब देखो इसे याद कैसे करोगे? ट्रिक से। क्या लिख रहा? अग्नाश, यानी किसी का क्या लिख रहा? नाश। यदि हम किसी का नाश कर दें तो क्या कराना जाएगा? इलाज। ये कराना जाएगा? इलाज कराना जाएगा, इलाज। ये बनकर को सेम लाइपेज, लाज, इलाज। जो आदमी इलाज कराना जाता है तो क्या लगता? नस में लगती है, क्या लगता? लगती है ड्रिप। नस में क्या लगती है? क्या लगता है वो? ड्रिप। क्या होगा? देखो ड्रिप, ड्रिप 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 ड्रिप। और ड्रिप किन की लगती है? छोटे बच्चों की, यानी सन के, यानी ड्रिप सिन। देखो हम किसी का नाश कर दें तो क्या करना जाएगा? कराना जाएगा इलाज। क्या जाएगा? इलाज कराना जाएगा, इलाज, यानी लाइपेज। तो क्या लगेगी? इसके लगेगी ड्रिप, लगेगी ड्रिप। ड्रिप क्या लगेगी? किससे लगेगी? सन के। होगा ड्रिप सिन। होगा याद आपको? इतना आसान है। देखो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। किसके? श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वाहक का नाम। ये मैंने आपको क्वेश्चन के लिए याद कराया था। मैंने आपको कल ये बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हिम माने जटिल, जटिल होते हैं इसमें, यानी लोहा भी होगा, यानी हिम में लोहा और ग्लोबिन भी है। और किससे बना है? टीन से, यानी प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरी बात क्या बताई थी? जब ये ताकतवर होगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन का संबंध करेगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध करेगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध कौन कर रहा है? तुम्हारा हीमो। तो ऐसे क्या इंडिकेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संबंध कौन करेगा? तुम्हारा हीमोग्लोबिन करेगा। कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। देखो मैंने आपको कल बता दिया था, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है। सेम ट्रिक है आपकी कल वाली,
यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, हीमो यानी ऑक्सीजन करेगा। ये भी आपको याद होगा, है ना। कल वाली ट्रिक देख लेना, समझ में आ जाएगा सब।